6 अक्टूबर का जो आज द हिंदू का एडिटोरियल है, उसका आप टाइटल देख पा रहे हैं, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी। इक्वालिटी समानता, आसान सा वर्ड है, सभी जानते हैं। और आइडेंटिटी पहचान। आज का मुद्दा फिर वही उठाया गया है जो जातिगत जनगणना करने की बात विपक्ष उठा रहा है। तो उसको लेके आज एडिटर साहब के क्या ख्याल हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और सब टाइटल देख पा रहे हैं आप, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्वालिटी, इक्वल और इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है एक न्यायपूर्ण, यानी कि न्यायपूर्ण का मतलब होता है जिसका जितना हक है उसे मिले। तो एक न्यायपूर्ण जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज क्या बोलते हैं, संसाधन। मस्ट नॉट बी, ये नहीं होना चाहिए। देखो, मस्ट नॉट बी का मतलब, अब जैसे हम मॉडल की बात करें, मॉडल ऑक्सिलरी है हमारी मस्ट। मस्ट का हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई चीज लगती है कि ये चीज एक्सट्रीमली नेसेसरी है। मस्ट का यूज कब करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि वो चीज एक्सट्रीमली नेसेसरी है, हमें लगता है, तो उस फोर्स के साथ हम बोलते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यू मस्ट अटेंड दिस सेमिनार, तो इसका मतलब है कि आपको इस सेमिनार को अटेंड करना चाहिए। अब हिंदी की जो एंडिंग है वो हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट करते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यू मस्ट अटेंड दिस सेमिनार, यू मस्ट अटेंड दिस सेमिनार, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये सेमिनार अटेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको ये करना चाहिए। तो हिंदी के अकॉर्डिंग इसकी एंडिंग में कर रहा हूँ, करना चाहिए। अब दूसरी चीज देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे हम एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं, टिकट्स हम घर पे भूल के चले गए, तो मेरे जो साथ आदमी हैं वो बोलता है कि भाई देख लो, ऐसे ही अगर हम रिक्वेस्ट करके एरोप्लेन में बोर्ड कर जाएं तो वो हम बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, वी मस्ट शो आवर टिकट्स। तो ये वी मस्ट शो आवर टिकट्स, तो इसको बोलने का मतलब क्या होता है कि टिकट दिखाने तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब इस सिचुएशन के हिसाब से मैं उसे ये बोलता हूँ कि भाई हमें टिकट्स दिखाने पड़ेंगे, तो कहीं करना चाहिए कहीं। और मैं अपनी तरफ से बात करूं तो आई मस्ट डू इट, तो मैं अपना एक डिटर्मिनेशन दिखा रहा हूँ कि मैं इस काम को जरूर करूंगा। तो मस्ट के बहुत सारे अलग अलग हिंदी के अकॉर्डिंग एंडिंग हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर स्पीकिंग द सेंटेंस। पर मस्ट का मतलब है जरूर। तो यहाँ पे जो हमारे एडिटर साहब ने कहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का जो एक न्यायपूर्ण तर्कसंगत जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मस्ट नॉट बी, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बाय, इसकी किस चीज के द्वारा, एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएटिंग। एक्सेंचुएट करने का मतलब क्या होता है, एक्सेंचुएट करने का मतलब होता है किसी चीज को बहुत गहरा करना, जोर देना, उसे और ज्यादा गहरा बनाना, जोर देना। तो जोर देकर नहीं करना चाहिए इस पर, कास्ट आइडेंटिटी पर। कास्ट आइडेंटिटी का मतलब जातीय पहचान पर। तो अब बाई जो है वो प्रीपोजिशन है, तो बाई के बाद हम एक्सेंचुएटेड से लेके और आइडेंटिटी तक के हिस्से को एक यूनिट मान के चलेंगे। तो जैसे हमने कहा, कास्ट आइडेंटिटी को एक्सेंचुएट करना, यानी कि जातीय पहचान को और ज्यादा बड़ा करना या उस पर जोर देना। तो हमारे वो कहते हैं एडिटर साहब कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक समानता का बंटवारा है रिसोर्सेज का, वो जातीय पहचान पर जोर देकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज उन्होंने बात की है, तो इसको लेके आगे चलते हैं। तो वो कहते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार कंडक्टिंग ए कास्ट सर्वे एंड पब्लिशिंग ए कास्ट वाइज काउंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज क्वाइट इमेंस। अब देखो, आपको यहाँ देखने से लगेगा बहुत बड़ा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, किसका महत्व, ऑफ बिहार। बिहार कैसी अवस्था में, कंडक्टिंग, कंडक्ट करते हुए, क्या कंडक्ट करते हुए, एक कास्ट सर्वे, यानी कि बिहार का महत्व। और कैसा महत्व, कंडक्ट करते हुए, किसको, एक कास्ट सर्वे को, जातिगत सर्वे को, एंड पब्लिशिंग, और पब्लिश करते हुए एक कास्ट वाइज काउंट, यानी कि जाति के हिसाब से गिनती को पब्लिश करते हुए, किसकी गिनती, ऑफ इट्स पॉपुलेशन की। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब इधर से चलते हैं। और फिर यहाँ पे क्या कहता है वो,
इज क्वाइट इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत गहरा, बहुत घना। तो आपका जो मेन सेंटेंस है यहाँ पे है, जो बिहार का जो महत्व है, क्या बोला उन्होंने, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। बिहार का जो महत्व है वो क्या है, इज क्वाइट इमेंस, वो बहुत गहरा है। फिर इस बीच में क्या है, इस बीच में ये दिखाया है बिहार कैसी अवस्था में, बिहार कंडक्ट करते हुए एक कास्ट सर्वे को और पब्लिश करते हुए जाति वाइज गणना को अपनी पॉपुलेशन की। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जो अपनी पॉपुलेशन की जाति के अकॉर्डिंग गणना की जा रही है और कास्ट वाइज जो आंकड़े वो पब्लिश कर रहे हैं, उसका महत्व बहुत गहरा है। तो इसका मतलब सीधा सा आपका सेंटेंस वही है, द सिग्निफिकेंस इज क्वाइट इमेंस, सिग्निफिकेंस बहुत गहरा है। और कहेगा बिहार में ये जो चीज चलती हुई है इस चीज का, तो ये समझना होता है हमें कि कौन सा मेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है और कौन सी उसके साथ एडजेक्टिव या फ्रेज या क्लोज के रूप में यूज हुआ है। आगे चलते हैं, द सर्वे। अब फिर से ग्रामर को समझते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे हम यहाँ इस चीज को। देखो, वो बोलते हैं द सर्वे, और सर्वे के बाद आप देख पा रहे हैं सेंटेंस को कोमा से अलग किया गया है। तो जब तक ये दो कोमा कंप्लीट नहीं हो जाती, कौन सी, पहली सर्वे के बाद, दूसरी सेंसस के बाद, तब तक आपको इस सर्वे का जो सब्जेक्ट है इसकी मेन वर्ब नहीं मिलेगी। अब देखो, इसकी सर्वे की वो कहाँ मिलती है, आपको मैं बताऊं कितनी दूर जाके आपको इसकी वर्ब मिलेगी। देखो, ये हैज शोन पे जाते हैं, ध्यान दे के समझेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं द सर्वे हैज शोन। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ आपको ही हैज डन, तो इसका मतलब है उसने किया है, और ही की जगह आप देख रहे हो सर्वे है, हैज वही हेल्पिंग वर्ब है, और शोन का मतलब दिखाया है, यानी कि सर्वे ने दिखाया है। तो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है सर्वे, हैज शोन है उसकी मेन वर्ब, सर्वे ने दिखाया है। फिर इस बीच में क्या है भाई, इस बीच में देखते हैं, सर्वे के बारे में बताया गया है, सारी सर्वे की डिस्क्रिप्शन है सर्वे। अब सोचो कौन सा सर्वे, विच हैड ऑल द ट्रैपिंग्स, जिसके पास सारी की सारी ट्रैपिंग्स थी, किसकी, सेंसस की। सेंसस क्या होता है, जनगणना। ट्रैपिंग का मतलब यहाँ पे होता है सारे साजो सामान, सारे तौर तरीके के किस तरह से जनगणना की जाए। तो सर्वे जिसके पास जनगणना के सारे साजो सामान थे, सारा तामझाम था, कंप्लीट विद टू स्टेज प्रोसेस ऑफ हाउस लिस्टिंग, जिसे हाउस लिस्टिंग की 2 स्टेज की प्रोसेस में कंप्लीट किया गया था, यानी कि 2 स्टेज में घरों की लिस्ट बनाई गई थी, फॉलोड। और उसके बाद में क्या हुआ था, बाय ये इलिसिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और जिसके बाद में इंफॉर्मेशन की इलिसिटिंग की गई थी, कहां से, हाउस होल्ड से, घरों से। अब इलिसिटिंग का मतलब क्या होता है, इलिसिटिंग का मतलब होता है, इलिसिट का मतलब एक तरह से किसी चीज पर प्रकाश डालना भी होता है, उसे सामने लाना भी होता है, और किस तरीके से सामने लाना होता है, जैसे आप किसी के सामने क्वेश्चन आंसर करके किसी चीज को प्रकाश में लाते हैं, सामने लाते हैं, उसका पता करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, सर्वे जिसके पास क्या था, सेंसस के सारे साजो सामान थे जनगणना के, 2 स्टेज में हाउस लिस्टिंग में वो कंप्लीट किया गया था, और उसके बाहर घरों से सूचनाओं को प्राप्त किया गया था। तो ये वाला सर्वे, तो यहाँ से यहाँ तक सर्वे के बारे में बात है। सर्वे जिसके पास जातिगत गणना के सारे साजो सामान थे, 2 स्टेजेस में हाउस लिस्टिंग करके कंप्लीट किया गया था, और घर में जाके लोगों से बात करके विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त की गई थी। तो उस सर्वे ने दिखाया है, क्या दिखाया है, दैट कि 63% ऑफ बिहार 13 करोड़ पॉपुलेशन, यानी कि जो बिहार की 13 करोड़ पूरी जनसंख्या है, उसका 63% बिलोंग टू कास्ट, वो उन जातियों से बिलोंग करता है, लिस्टेड, जिनको लिस्ट किया गया है अंडर द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यानी कि बहुत ही ज्यादा अति पिछड़े वर्ग में, एंड अदर बैकवर्ड क्लास, और यानी कि ओबीसी कैटेगरी में। यानी कि वो सर्वे जिसके बारे में बताया गया है कि उसके पास सारे साजो सामान थे, इतनी स्टेज में कंप्लीट किया गया था, घरों से सूचनाएं प्राप्त की गई थी, तो उस सर्वे ने ये दिखाया है कि बिहार की जो 13 करोड़ पॉपुलेशन है उसका 60% किसको बिलोंग करता है, या तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को, अति पिछड़े वर्ग को बिलोंग करता है, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता है, अन्य पिछड़े वर्ग को बिलोंग करता है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में एनालाइज करके सेंटेंस को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे आपको ये चीज एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि कल आप भी सीखेंगे किस तरह से कहाँ से लिंक करके हमें चीजों को समझना होता है। फिर बोलते हैं द सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का सामाजिक और आर्थिक, सोशियो मतलब सामाजिक और आर्थिक जो प्रोफाइल है,
ऑफ द पीपल हैव आल्सो बीन, हैव और बीन रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड किया गया है। अब देखो, आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे हैं हैव, फिर आपने लगाया है बीन और फिर क्या लगाया है रिकॉर्डेड। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन हो जाता है। पैसिव का मतलब होता है आप ये नहीं बोलते हो सब्जेक्ट ने क्या किया, आप बताते हो सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पे ही हैज सोल्ड हिज शॉप, इसने क्या किया, उसने अपनी दुकान को बेच दिया, ही हैज सोल्ड हिज शॉप। लेकिन अगर मैं बात दुकान की करूं, मैं बात शॉप की करूं, तो शॉप ने थोड़े ही कुछ किया, शॉप के साथ तो काम हुआ, शॉप को तो बेचा गया। तो अगर मैं यहाँ शॉप को सब्जेक्ट बना देता हूं, तो परफेक्ट के हिसाब से मुझे मेन वर्ब बी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो बेचा है पर शॉप तो हो चुकी है ना, कैसी बिकी हुई, शॉप हैज बीन सोल्ड, शॉप को बेच दिया गया है। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन बी मेन वर्ब बन जाता है टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म लेके, और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की जाती है उसके साथ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो उसने क्या कहा है कि सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पीपल हैव आल्सो बीन रिकॉर्डेड, यानी कि उस प्रोफाइल को भी रिकॉर्ड किया गया है। अब देखो, अगर सब्जेक्ट को हमने प्रोफाइल बनाया है, तो प्रोफाइल ने थोड़े रिकॉर्ड किया है, प्रोफाइल तो खुद रिकॉर्ड हुआ है। तो वही देखो, हमने मेन वर्ब होने की थर्ड फॉर्म बनाई कि प्रोफाइल हुआ है क्या रिकॉर्डेड, यानी कि सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल भी रिकॉर्ड किया गया है। बट आर यट, यट का मतलब अभी तक, टू बी रिवील्ड, रिवील किया जाना बाकी है। तो बट आर यट टू बी रिवील्ड, यानी कि वो अभी भी है। देखो, यानी कि वो जो देखो, वो जो लोगों का प्रोफाइल्स हैं वो क्या है, आर, वो हैं, यट अभी तक, टू बी होने के लिए, रिवील्ड सामने लाए गए, तो यानी कि उनको अभी रिवील किया जाना बाकी है, यट टू रिवील्ड। ठीक, इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलते हैं, क्योंकि हमें समझना भी है। मैंने 2-3 ग्रामर की चीज़ें बताने की आपको कोशिश की, क्योंकि अगर हर चीज़ को ऐसे ही बताऊँगा मैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं जल्दी ही बीच-बीच में छोटे-छोटे टॉपिक्स की वीडियो भी आपके लिए लाने जा रहा हूँ। एट द नेशनल लेवल, और अगर हम पूरे नेशनल लेवल की बात करें, तो इट मे गिव, अब यहाँ पे मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल ऑक्सिलरी है, संभावना की बात करते हैं, तो इट मे गिव ए बूस्ट, तो ये एक मजबूती दे सकता है किसको, टू द पॉलिटिकल डिमांड, यानी कि जो काफी राजनीतिक मांग चल रही है, और एक कंट्री वाइड कास्ट सेंसस की, यानी कि पूरे देश में जातिगत गणना की जाए। तो बिहार का जो ये मॉडल है, जिसमें उन्होंने जातिगत आंकड़े एकत्र किए हैं, उसे पब्लिश भी किया है, तो इससे बल मिल सकता है एक राजनीतिक मांग को, कि पूरे देश में भी ऐसा ही सेंसस यानी कि जनगणना कराई जाए, एंड पुश द जुडिशियल डिस्कोर्स, और ये वाली चीज क्या कर सकती है, पुश कर सकती है किसको, जुडिशियल डिस्कोर्स को। जुडिशियल का मतलब कानून से जुड़ी हुई है, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, बातचीत या वार्ता, यानी कि ये एक न्याय वाले उसमें जुडिशियल वार्ता को पुश कर सकता है, यानी कि उसे बल दे सकता है, शुरू कर सकता है टुवर्ड्स रिकंसिडरिंग, और वो डिस्कोर्स या बातचीत किधर होगी, किस तरफ रुख होगा उसका, रिकंसिडर करने की तरफ, यानी कि फिर से गौर करने की तरफ। किसको रिकंसिडर कंसिडर करने की तरफ, 50% ऑफ लीगल सीलिंग, यानी कि जो 50% की कानूनी सीलिंग लगाई हुई है, सीलिंग का मतलब यानी कि एक लास्ट लिमिट तय कर दी जाती है ऑन टोटल रिजर्वेशन, जो टोटल रिजर्वेशन का होता है कहे में, इन एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो यानी कि ये जो जातिगत गणना की गई है बिहार में, ये 2 काम कर सकती है, संभावना है। एक तो ये पुश कर दे किसको, पूरे देश में, कि भाई जातिगत गणना ऐसे की जाए, और दूसरी चीज़ ये किसको पुश कर सकती है, दूसरी चीज़ ये पुश कर सकती है कि हम फिर से रिकंसिडर करें जो सीलिंग लगाई हुई है 50% टोटल रिजर्वेशन की एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज में। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारे संविधान में ये कहा है कि आप जब आरक्षण दोगे, तो उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ 50% तक आरक्षण दे सकते हो। उस 50% के अंदर ही तय करना होता है कि किसको कितने परसेंट मिलेगा, बाकी सीट किसकी होनी चाहिए, वो फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज की होनी चाहिए, जो रिजर्व कैटेगरी के दायरे में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये चीज बल दे सकती है कि उसे भी रिकंसिडर किया जाए। ये राजनीति की दुनिया है भाइयों, क्या क्या करा दे कुछ नहीं कह सकते हम इसको। तो थोड़ा सा अपनी सोच समझ विकसित करिए, सरकारों का चुनाव सोच समझ के करिए। टीचर का काम अपनी कोई पहचान या फिर अपनी कोई आइडियोलॉजी आपके ऊपर थोपना नहीं होता है। टीचर का काम होता है कि आपको इस लायक बना दिया जाए कि आप खुद सोच विचार करें और देखें उससे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स, अगर हम राजनीति के शब्दों में बात करें, तो इट में ओपन ए न्यू चैप्टर, तो यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है
इन द ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट। जो एक ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि एक परंपरागत, या यहाँ पे मान लेते हैं एक पुराना जो द्वंद चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है किसके बीच में, बीजेपी के बीच में। और देखो अभी बीजेपी के बाद में उन्होंने लिख दिया सीकिंग, लेकिन इससे पहले अभी बीजेपी की ये वाली आगे वाली बात छोड़ के दूसरी पार्टी देखते हैं किसके बीच में, बीजेपी। और देखो, और यहाँ पे मिला आपको एंड अदर पार्टीज, तो ये समझने की कोशिश होते हैं। और हम इंग्लिश पढ़ते हुए यहीं पे उलझते हैं कि ये बीच का इतना सारा मैटर हमें मिल जाता है कि हम सही सेंटेंस को नहीं पहचान पाते। एक्चुअल में देखेंगे तो आप सेंटेंसेस वही छोटे-छोटे होते हैं, कहीं प्रेजेंट परफेक्ट होता है, कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखो, जो परंपरागत कॉन्फ्लिक्ट है, जो परंपरागत संघर्ष है किसके बीच में, बीजेपी, और उसके नीचे आके मिला हमें क्या, अदर पार्टीज के बीच में। फिर ये बीच में क्या है, यहाँ पे बीजेपी की वर्तमान हालत लिखी है, बीजेपी सीकिंग, तलाश करते हुए, टू कंसोलिडेट, मजबूत करने की, किसको, ऑल सेक्शन ऑफ हिंदूज, हिंदू के सारे वर्गों को, इनटू ए मैसिव सपोर्ट, की वो सब मिलके एक मैसिव, बहुत भारी सपोर्ट का आधार बन जाए। तो एक तो ये संघर्ष बीजेपी के बीच में है। बीजेपी किस अवस्था में है कि वो हिंदू, मतलब वो हिंदू वाला कार्ड खेल के क्या करना चाहती है कि जिस भी कैटेगरी का हिंदू है, तो वो संगठित रूप में बीजेपी का एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक बन के उभरे, बेस बने उसकी सपोर्ट का। और दूसरी पार्टीज क्या कर रही है, बैंकिंग ऑन, वो बैंक ऑन कर रही है। और यहाँ पे बैंक का मतलब पैसे जमा करने वाला नहीं है, बैंक ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर निर्भर रहना, भरोसा करना। तो यहाँ पे क्या है, और दूसरी पार्टी कैसी अवस्था में है, वो इस टाइम निर्भर कर रही हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके अलग अलग सेक्शन को। अभी आपने देखा होगा टीवी पे काफी चिल्लम चिल्ली भी बची है, विपक्ष वाले बार बार कह रहे हैं कि ओबीसी की गणना कराओ, ओबीसी को देखो क्या है, इस तरह की चीजें वहां पे देखने में आ रही हैं। तो यहाँ पे किसका पुराना संघर्ष चल रहा है, आप समझने की कोशिश करें, बीजेपी कैसी अवस्था में है, वो चाह रही है कि हिंदू के सभी वर्ग समठिक होगा, उसका सपोर्ट बने, और उसके अगेंस्ट विपक्ष किस हथियार को चलने की कोशिश कर रहा है कि वो ओबीसी को अपनी धार देने की कोशिश कर रहा है, ओबीसी के मुद्दे को। अब यहाँ पे चलते हैं, एट ए टाइम, एक ऐसे टाइम में व्हेन हिंदुत्व इज सीन, जहाँ पे हिंदू को देखा जा रहा है, यानी कि हिंदुत्व जो है सीन होता है, यानी कि दिखाई देता है, टू हैव ट्रम्प्ड, ट्रम्प करता हुआ। और यहाँ पे ट्रम्प का मतलब मात देना है। ये कार्ड के गेम में होता है ना, ट्रम्प जैसे तुरुप बोलते हैं कि ये तुरप मारी उसने, तुरुप चाल है उसकी, यानी कि दूसरों को मात देने वाली चाल है। तो हिंदुत्व महसूस होता है, टू हैव ट्रम्प, मात देता हुआ महसूस होता है किसको, पार्टीज को। कौन सी पार्टीज को, दैट बैंक डॉन, जिन्होंने निर्भर किया ओबीसी पर। ओ, तो इसको ओबीसी के असर्शन पर, और इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप जो होता है, में नाउ सेंस एन अपॉर्चुनिटी। तो देखो, ओबीसी के असर्शन पे जिन्होंने ध्यान दिया है, तो यहाँ पे क्या है, आप समझ गए इस सेंटेंस को, कि ऐसा लगता है कि फिलहाल में जो बीजेपी वाला हिंदुत्व का मुद्दा है, वो मात देता हुआ महसूस हो रहा है किसको, उन पार्टीज को जिन्होंने वो ओबीसी वाले असर्शन पे क्या किया है, निर्भर किया है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो, अब देखो यहाँ पे एक बार फिर मैं सेंटेंस को समझाऊं। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने सेंटेंस शुरू किया था एट ए टाइम से, एक ऐसा टाइम। तो अभी तक हमने क्या बात की है, सिर्फ टाइम की बात की है कि कौन सा टाइम, ऐसा टाइम जिसमें बीजेपी का जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो मात देता महसूस होता है किसको, दो दूसरी पार्टी का जो ओबीसी के ऊपर निर्भरता है। तो ऐसी टाइम में क्या हो सकता है, जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, जो प्रभावशाली ग्रुप है, मे नाउ सेंस, वो सेंस कर सकते हैं एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी को, यानी कि उन्हें यहाँ पे एक अवसर दिख सकता है अपने लिए कि टू लीवरेज, कि वो लीवरेज करें देयर साइज, अपने साइज को। अब लीवरेज करना का मतलब क्या होता है, लीवरेज कोई ऐसी चीज होती है जैसे किसी लीवर को दबा के आप उस चीज को तेज कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई बोल्ट नहीं खुल रहा है तो वो कोई लीवर जैसी चीज को लगा के उससे इजीली खोल पाते हैं। तो यानी कि क्या कर सकते हैं कि वो इस टाइम यूज कर सकते हैं इसे एक हथियार के रूप में, कहीं के लिए, अब लीवरेज करने के लिए अपने साइज को, टू गेट देयर इंटरेस्ट, कि उनके इंटरेस्ट क्या किए जाएं, एडवांस किए जाएं, आगे बढ़ा जाएं, इसके द्वारा, बाय पॉलिटिकल क्लास, इस राजनीतिक वर्ग के द्वारा। यानी कि ऐसे टाइम में क्या कर सकते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने साइज को बढ़ाने की और अपने हितों को आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं राजनीतिक पार्टी के थ्रू। भाई वो ये कहते हैं कि हमें, अब मान लिया
कोई एक अभी आरक्षण के दायरे से बाहर पार्टी है, लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, तो वो सरकार से डिमांड कर सकता है कि हमें भी रिजर्वेशन दो, तब हम आपको वोट देंगे। तो उस चक्कर में सरकार क्या कर सकती है, उनके हितों को आगे बढ़ा सकती है। अब यहाँ पे एक ग्रामर का छोटा-सा स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ जो हमने पढ़ा है, टू यहाँ से टू से, टू गेट देयर इंटरेस्ट एडवांस्ड, ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ये पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। जब आप कोई चीज़ कराते हैं किसी से, जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ आई रिपेयर्ड माय बाइक, मैंने अपने बाइक को रिपेयर किया था, यहाँ पे सेंस आ रहा है किया था। बट अगर मैंने कराया था, अक्सर जब हम किसी दूसरे से कोई काम कराते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो ऑफन बाय पेइंग, जैसे बाइक को ठीक कराना है, हम करते नहीं है, करवाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं हम, गोट या हैव भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैड भी मैं से कह सकता था। आई गोट, पॉजिटिव वर्ब के ऊपर किसी दिन पूरी वीडियो ही बना दी जाएगी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, पॉजिटिव वर्ब का टेंशन खत्म हो जाएगा एक वीडियो में। आई गोट माय बाइक, तो मैंने टेंस को जो का त्यों रहने दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह गोट का गेट की सेकंड फॉर्म लगा दी, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाएगी रिपेयर्ड, जो बन जाएगा बाइक के लिए एडजेक्टिव। यानी कि आई गोट, मैंने पाया था किसको, अपने बाइक को, कैसी अवस्था में, रिपेयर्ड। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि मैंने अपने बाइक को ठीक कराया था। तो यहाँ करने के बजाय कहीं का सेंस हो जाता है कराने का। वही उन्होंने कहा है देखो, कि हितों को खुद बढ़ाने की बात नहीं की है। तो उन्होंने क्या किया, अगर मैं एडवांस यहाँ पे लिख दूँ कि वो क्या कर सकते हैं, वो लीवरेज देयर साइज़ टू एडवांस, कि वो एडवांस कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। बट यहाँ पे गेट आ गया, टू गेट, फिर वही बाइक की तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया और एडवांस, यानी कि वो अपने हितों को आगे बढ़वा सकते हैं पॉलिटिकल क्लास के द्वारा। अब वो क्या बोलते हैं, इस मुद्दे की लीगल साइड पे बोलते हैं। ऑन द लीगल साइड, अगर मैं कानूनी साइड की बात करूँ, तो द नंबर्स में बी यूटिलाइज्ड, तो इस संख्या को यूटिलाइज़ किया जा सकता है टू प्रेजेंट द सॉर्ट ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा, कि वो एक प्रकार का क्वांटिफिएबल डेटा दे सकता है। क्वांटिफिएबल का मतलब होता है मात्रात्मक, यानी कि किसकी मात्रा कितनी है, उससे आपको एक पूरा वॉल्यूम निकल के आ सकता है, पूरा, कि किस जाति का कितना क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इस आंकड़े को यूटिलाइज किया जा सकता है एक प्रकार का मात्रात्मक आंकड़े के रूप में। दैट द जुडिशरी हैज बीन आस्किंग, और जिसको जिसको क्या कर रही है, जुडिशरी, यानी कि हमारा जो अदालतें हैं, वो हैज बीन आस्किंग। हैज बीन आस्किंग का मतलब क्या है, कि वो माँगती आ रही हैं। जब कुछ टाइम से काम चल रहा होता है, तो हम हैज़ बीन वर्ब के एनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं 3 साल से या 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके हैं। तो आई हैव बीन, मुझे हो चुका है टीचिंग, पढ़ाते हुए, फॉर 10 इयर्स, 10 साल। तो जुडिशरी हैज़ बीन आस्किंग, यानी कि जुडिशरी को हो चुका है आस्क करते हुए काफ़ी टाइम, काहे के लिए, टू जस्टिफाई द लेवल ऑफ रिजर्वेशन, ताकि वो रिजर्वेशन के लेवल को जस्टिफाई कर सकें। और कौन सा रिजर्वेशन, ऑब्टेनिंग इन वेरियस स्टेट्स, जो वह अलग-अलग स्टेट में ऑब्टेन किया जाने वाला है। तो देखो, ऑब्टेनिंग इन वेरियस स्टेट्स पूरा का पूरा एडजेक्टिव बनता है किसके लिए, इस रिजर्वेशन के लिए। तो यानी कि वो कहते हैं कि ये आंकड़े जो हैं एक क्वांटिफिएबल डेटा बन सकता है, और इस क्वांटिफिएबल डेटा की क्या मांग कर रही हैं, अदालतें मांग कर रही हैं कि एक बार हमारे सामने वो क्वांटिटी का आंकड़ा रखा जाए, ताकि हम जस्टिफाई कैसे कर सकें कि किस स्टेट में कितना रिजर्वेशन ज़रूरी है, कितना बढ़ाया जाना ज़रूरी है। तो इस तरह की आंकड़ों की माँग वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बिहार्स एक्सरसाइज़ मार्क्स, तो बिहार की जो एक्सरसाइज़ है वो मार्क करती है एक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होती है जो चीज़ पहले भी हो चुकी हो। जैसे हमने कहा, इंडिया को ये अनप्रेसिडेंट सक्सेस मिली। अनप्रेसिडेंट का मतलब, यानी कि जो जिसे कोई प्रीसीड नहीं करता है, यानी कि इससे पूर्व में जो कभी नहीं मिला, तो उसे हम कहते हैं जिसकी एक मिसाल नहीं मिलती। और प्रेसिडेंट का मतलब जो पहले हो चुका है, यानी कि जिसकी मिसाल पहले है। तो यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो बिहार ने एक्सरसाइज किया है, एक ऐसी मिसाल को मार्क किया है, ऑन हाउ ए कास्ट काउंट शुड बी कंडक्टेड। तो बिहार ने एक मिसाल कायम की है कि किस प्रकार जाति की काउंटिंग की जानी चाहिए। द मेथोडोलॉजी, और जो तरीका अपनाया गया है, इंक्लूडेड, उस तरीके में शामिल था, गिविंग अ कोड, एक कोड देना, यानी कि बिहार ने कौन सा तरीका बनाया, उसने एक कोड दिया किसको, टू ईच ऑफ द 214 कास्ट, यानी कि 214 कास्ट को एक कोड दिया। इन द स्टेट्स लिस्ट ऑफ कास्ट, जो उनके राज्य की कास्ट की लिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन 224 कास्ट को क्या कर दिया, एक कोड दे दिया। फिर क्या होता था, सब कास्ट, यानी कि जाति के अंदर जो उपजातियां थी, और सेक्ट जो अलग अलग वर्ग थे,
वर आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई किया लिया गया था इन एडवांस। यानी कि उन्होंने देख लिया था, जैसे उन्होंने इस जाति का एक कोड दे दिया और उन्होंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये वाला गोत्र, ये वाला वंश या ये वाली उपजाति जो है इसी का हिस्सा है। तो उसको वो पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे एंड सब सबज्यूम्ड, और उसको सम्मिलित कर लिया था अंडर ए ब्रॉडर कास्ट नेम। यानी कि एक जाति को कोड दे दिया, उसकी जाति को पहले, उसकी उपजातियों को, सेक्ट को अलग अलग पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया और उसको एक बड़ी जाति के नाम के रूप में उन्होंने सम्मिलित कर लिया। अच्छा तरीका था। तो इसका मतलब हुआ दिस मेंट, इसका मतलब था दैट द इन्यूमरेटर, यानी इन्यूमरेटर का मतलब जो गणना करने वाला आदमी वहां पे गया है, कुड असाइन अ कोड, ताकि वो एक कोड असाइन कर सकता, एक कोड दे सकता टू एनी कास्ट, किसी भी जाति को, एनी कास्ट नेम गिवन बाय द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट द्वारा जाति का नाम दिया गया है। यानी कि इसका यह मतलब था कि इन्यूमरेटर जो था वो पहले ही एक कोड दे सकता था किसी भी कास्ट के नाम को, जो उसे रिस्पोंडेंट देता। अब रिस्पोंडेंट कौन होता? जो रिस्पोंड कर रहा होता, यानी कि जिसके बाहर वो गणना करने वाला खड़ा होता और जिस आदमी से बात कर रहा होता, वो जो भी नाम बताता उसे, तो वो उसे एक कोड दे सकता था, क्योंकि उसके पास पहले ही उपजाति, कास्ट वगैरह की ऑलरेडी पहचान की हुई लिस्ट थी। तो उसकी जानकारी के आधार पर वो उसे सबमिट कर लेता अपने उस कोड के अंदर। ए मेजर रीजन फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, और एक सबसे बड़ा जो कारण था यूनियन गवर्नमेंट का, कहे का कारण, नॉट रिलीजिंग द कास्ट रिलेटेड डिटेल, जो उन्होंने कास्ट रिलेटेड डिटेल रिलीज नहीं की थी ऑफ इट्स 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यानी कि 2011 में सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े रिवील नहीं किए थे। तो उसका कारण क्या था? एडिटर साहब क्या कहते हैं सुनिए। तो द रीजन वाज, ये रीजन था, दैट द डेटा इज यील्डेड वाज टू कंफ्यूटेड। यानी कि वो जो डेटा था, वो जो आंकड़े थे, इट यील्डेड, जो इसने प्राप्त किए थे। यील्ड का मतलब पाना, सामने रखना। जैसे खेत में फसल हुई तो बहुत अच्छी हार्वेस्ट यील्ड की इस बार खेतों ने। तो यानी कि जो आंकड़े उन्होंने प्राप्त किए वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थे एंड अनविल्डी, और अनविल्डी थे। इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। WEILD, विल्ड करने का मतलब होता है, एक वर्ब होती है। विल्ड का मतलब जैसे हम कोई हथियार उठाते हैं, तलवार वगैरह, उससे हाथ में लहराते हैं बड़ी इजीली, उसे विल्ड करना बोलते हैं। लेकिन कोई हथियार इतना भारी भरकम हो जाए कि वो आपसे उठाया जाए, ना चलाया जाए, ना हिलाया जाए, तो वो अनविल्डी हो गया, ठीक है ना? तो यानी वो आंकड़े आंकड़े ऐसे थे, इतने कंफ्यूजिंग थे, अनविल्डी थे, यानी कि उन्होंने उन्हें हैंडल करना इतना आसान नहीं था, बहुत भारी भरकम थे, तो इसलिए उन्होंने उसे रिलीज ही नहीं किया। क्या हुआ उसमें? एज मेनी एज 46 लाख कास्ट, एक 46 लाख जातियां वर नेम्ड, के नाम दिए गए बाय द पीपल। तो जब सरकार ने आंकड़े इकट्ठे किए तो 46 लाख जातियों के नाम इकट्ठे हो गए, प्रिज्यूमेबली बिकॉज, और ऐसा इसलिए हुआ दैट दे गेव, तो उन्होंने, किसी ने अपनी जाति का नाम बताया, किसी ने उपजाति का बता दिया, किसी ने वर्ग का बता दिया, किसी ने अपने क्लैन वंश का बना दिया, किसी ने अपने सरनेम का ही बता दिया। और सर्वे लेने वालों ने गुप्ता जी अलग जाति, वर्मा जी अलग जाति, शर्मा जी अलग जाति, और गोयल साहब, बंसल साहब, सिंगल साहब, राणा जी, सारी अलग अलग जातियां उन्होंने बना मारी। तो उन्होंने ढूंढ के 46 लाख जातियां निकाल डाली। तो एक रिकॉर्ड ही बनने जा रहा था। तो फिर क्या हो गया? अब देखिए, ये सरकारों के कारनामे होते हैं। कितनी रिसोर्स, कितना पैसा खर्च हुआ होगा उस चीज में, और हासिल क्या मिला? 40 लाख जातियां। तो देखो क्या करते हैं, व्हेन आस्क्ड टू नेम देयर कास्ट, यानी कि जब उनसे पूछा गया उनकी कास्ट का नाम पूछना, तो उन्होंने इस तरह से भर भर के अपनी जातियां वगैरह बता डाली। तो इतने अनविल्डी आंकड़े हो गए कि उन्हें हैंडल करना आसान नहीं था, तो सरकार ने उसको रिवील ही नहीं किया। करते क्या रिवील करके भाई? अब देखो, while there are functional and practical advantages, जबकि इसके फंक्शनल यानी कि काम से संबंधित और प्रैक्टिकल व्यवहारिक लाभ हैं जातिगत गणना के। कहीं के लाभ हैं? टू नोइंग, जानने के, एग्जैक्ट कास्ट नंबर, कि अगर आपको एग्जैक्ट कास्ट नंबर मिल जाता है तो उसके फायदे तो हैं। सरकार अपनी प्लान कर सकती है, क्योंकि कुछ साल बाद एक डेमोग्राफिक संरचना बदल जाती है किसी भी जगह की, तो क्या होता है? इट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन, लेकिन इट इज नॉट, ये नहीं है टू बी होने के लिए, फॉरगॉटन, भुलाया हुआ। ये अलग अलग वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं मैं। इट इज नॉट, ये नहीं है, टू बी होने के लिए, फॉरगॉटन, भुलाया हुआ। इसका मतलब है कि ये चीज भुलाई नहीं जानी चाहिए, दैट द लार्जर गोल, कि जो बड़ा लक्ष्य होता है कॉन्स्टिट्यूशनल का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे संविधान है, रिमेन्स, वो होता है द अटेनमेंट ऑफ कास्टलेस सोसाइटी, कि हम एक जाति विहीन सोसाइटी को अटेन करें। और यहाँ पे क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है? सकारात्मक जो कार्यवाही है, इंडीड हेल्प्स, वो वास्तव में मदद करती है।
कहीं में मदद करती है एड्रेस करने में, समाधान करने में, किसका? इनइक्वालिटी का, असमानता का इन सोसाइटी, समाज में। तो जो अफर्मेटिव एक्शन है, सकारात्मक अगर हम कदम उठाते हैं, तो निश्चित रूप से सोसाइटी में हेल्प करते हैं। लेकिन द स्टेट मस्ट आल्सो लुक फॉर वेज, तो स्टेट को क्या करना चाहिए? लुक फॉर, तलाश करना चाहिए वेज, तरीकों की, टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, कि लोगों को अवसर की समानता मिले, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायपूर्ण बंटवारा हो ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का, और विदाउट एक्सेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी, और ये सब किस कारण होना चाहिए? बिना किसी जातीय पहचान को जोर दिए, उसे ज्यादा हाईलाइट किए, ये सारा का सारा काम होना चाहिए। तो ये एडिटर साहब की आज की राय थी, कुछ मुद्दे थे। अब ये अलग बात है कि इनकी मुद्दों से कौन सहमत होता है, कौन नहीं होता है, पर बात अच्छी है, समझने लायक बात है। किस तरह से सरकारें काम करती हैं, क्या चलता है, उसे देखने के लिए। और फिर मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ, तब तक हैव अ गुड टाइम।